Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, good afternoon. टॉपिक क्या आप लोगों का है, कुछ आइडिया है? लास्ट में देखता हूँ क्या था। सिलेबस में टॉपिक पर बताइए, टॉपिक क्या है? अच्छा, रॉक हो गया था ना, ठीक है। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया था और सेडिमेंट रॉक भी हो गया था और साथ में एग्नियस रॉक भी हो गया था। बट रॉक साइकिल बस समझाना था। देखिए, रॉक साइकिल में जब भी क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा आपका, कभी शॉर्ट नोट हो सकता है, पूछ ले। तो जो रॉक साइकिल है वो थ्योरी दिया है डेविस ने, है ना। एक डॉक्टर डेविस है, डॉक्टर डेविस करके नाम है उनका, और उन्होंने ये थ्योरी दी है रॉक साइकिल की। डॉक्टर डेविस इज नोन एज अ फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इनको जियोमॉर्फोलॉजी का पिता कहा जाता है, यानी भूआकृति विज्ञान का इनको पिता कहा जाता है, इसलिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ये समझना है कि यहाँ पे एक सेंटेंस बोलते हैं डॉक्टर डेविस। डॉक्टर डेविस का कहना है कि जो इंट्रोजेनेटिक फोर्स हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं, उनका कहना है, डॉक्टर डेविस का कहना है कि पृथ्वी पर दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, ठीक है। एक तो इंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। इंडोजेनेटिक जो फोर्स हैं वो वो सरफेस के अंदर से काम करते हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्स सरफेस से बाहर से काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतरजात बल धरातल पर असमानताएं लेकर आते हैं, क्रिएट डिफरेंसेस ऑन अर्थ सरफेस। लिख लीजिए सेंटेंस, इंडोजेनेटिक फोर्स क्रिएट differences on earth surface, create differences on earth surface, and exogenetic force destroy earth surface differences। देखो फिर से सुन लीजिए इंग्लिश में एक बार, हिंदी में बताएंगे हम। इंडोजेनेटिक फोर्स क्रिएट डिफरेंसेस ऑन अर्थ सरफेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस डिस्ट्रॉय अर्थ सरफेस डिफरेंसेस। यानी हिंदी में सुन लीजिए, अंतरजात बल पृथ्वी के धरातल पर असमानता लाने का काम करते हैं, ठीक है। अंतरजात बल धरातल पर असमानता लाने का काम करते हैं, ठीक है, अंतरजात बल, जबकि बहिर्जात बल उनको समाप्त करने का काम करते हैं। ये सेंटेंस आया था एग्जाम में 2007 में और यूपीएससी मेंस में, और पीसीएस में तो बहुत बार जीएस में पूछा जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए कि अंतरजात बल धरातल पर असमानताएं लाते हैं और जबकि बहिर्जात बल धरातल पर असमानताएं खत्म करते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए या इस स्टेटमेंट को क्लियरिफाई कीजिए। तो ये डेविस ने ऐसा बोला है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अब कैसे लाते हैं असमानताएं धरातल पर अंतरजात बल। देखिए जैसे मान लीजिए धरातल है, ठीक है, इसमें प्लेट कन्वर्जन हुआ होगा, तो प्लेट कन्वर्जन हुआ तो क्या बने, पर्वत, ठीक है। देख, तो जहां पर आज हिमालय है, जहां पर आज अरावली है, वहां पर आंतरिक बल
यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेस से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो अंतरजात बल, इंडोजेनेटिक फोर्सेस सरफेस पर वेरिएशन लेकर आ गए। मतलब उन्हीं से अरावली बना, उन्हीं से लद्दाख पठार बना, उन्हीं से पामीर पठार बना, उन्हीं से हिमालय बना, उन्हीं से वेस्टर्न घाट बना। यानी ये क्या है, सरफेस पे वेरिएशन। और ये कैसे बने, जब प्लेट आपस में टकराई। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, अंतरजात बल इंडोजेनेटिक फोर्सेस सरफेस पर वेरिएशन लेकर आते हैं। ये बात क्लियर है? क्यों गुड्डू कुमार, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर लास्ट में सर हम ज्वाइन किए हैं सर, क्या पढ़ाया सर? कुछ नहीं पढ़ाए, पीछे कुछ बोला ही नहीं, अभी बोल रहे हैं बस। जब प्लेट आपस में टकराती है तो पर्वतों का निर्माण होता है, और प्लेट अंदर होती है, इसलिए प्लेट को हम अंतरजात बल कहते हैं। यानी इंडोजेनेटिक फोर्स और अंतरजात बल असमानताएं लेकर आते हैं, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं बहिर्जात बल कैसे इसको खत्म करते हैं। अब बहिर्जात बल कौन कौन से हैं, देखो पहले हम सीधे से एक बार आपको मैं वो समझा देता हूँ। इसमें टॉपिक भी है वो फोर्स, है ना, जो फोर्स इसमें टॉपिक भी है। फोर्स माने होता है बल, ठीक है, ये साइंस वाला बल नहीं है। तो पहली बात है कि ज्योग्राफी में बल, पृथ्वी के बल कहाँ लगते हैं, क्रस्ट पर, क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी पर, ठीक है, भू प्रॉपर्टी पर बल लगते हैं। अच्छा भू प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? देख लीजिए, जो क्रस्ट है वो क्या है, क्रस्ट इज अपर पार्ट ऑफ अर्थ, अपर पार्ट ऑफ अर्थ, ये पहले भी हमने बताया है, ठीक है। ये जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है जो प्लेटों से बना है, इसी को हम कहते हैं ऊपर पट्टी, क्रस्ट। तो कभी कंफ्यूजन मत कहना, है ना। तो जो फोर्स होते हैं वो पृथ्वी के धरातल पर लगते हैं, ये हमेशा याद रखना। फोर्स कभी पृथ्वी में नहीं लगते, कोई भी फोर्स ऐसा अभी तक है ही नहीं जो आपको इस तरह से पृथ्वी को हिला पाए, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ऐसा कोई भी फोर्स अभी तक नहीं है जो पूरी पृथ्वी को हिला पाए। ये फोर्स कहाँ लगता है, दैट इज अपर पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है उसमें, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, यहां पर ये लगता है, ठीक है। और ये फोर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये फोर्स दो टाइप के होते हैं। एक है इंडोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक, ठीक है, इंडोजेनेटिक यानी अंतरजात बल, इसको हिंदी में कर सकते हैं अंतरजात बल, ठीक है, अंतरजात बल। और दूसरे हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जेनेटिक फोर्सेस, ठीक है, जेनेटिक फोर्स यानी बहिर्जात बल। अब देखिए ये है क्या, दोनों को हम समझेंगे। बहिर्जात, देखिए, हाँ, तो ये देखो क्या है, ये पृथ्वी के, ये पृथ्वी का धरातल है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रस्ट। अब इस पे जो बल ऊपर से लगता है इसको हम बोलते हैं एक्सोजेनेटिक, जो बल इसके अंदर से लगता है ना, अंदर से लगता है, इसके अंदर लगता है, जो इसके बल अंदर लगता है, इसको हम बोलते हैं इंडोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक, ठीक है, यानी बहिर्जात बल, अंतरजात बल। तो जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से ऊपर से लगता है उसको बहिर्जात बल कहते हैं, और जो अंदर से लगता है उसको अंतरजात कहते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एक्सोजेनेटिक फोर्स होते कौन कौन से, ठीक है, समझ लेते हैं हम। यानी देखिए पहले समझ लेते हैं एक्सोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन से होते हैं उन पे हम बात कर लेंगे। अच्छा बाहर से क्या क्या लगता है,
एक तो बाहर से लगता है विंड, है ना, विंड, पवने। तो जो विंड्स हैं वो एक्सोजेटिव फोर्स है। उसके बाद है फ्लोटिंग वाटर, ठीक है, फ्लोटिंग वाटर यानी बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, रिवर नहीं, यानी जो सरफेस को काटेगा। देखो हवा चलेगी तो वो भी तोड़ेगी सरफेस को। उसके बाद है इसमें ग्लेशियर, है ना, ग्लेशियर, ग्लेशियर्स यानी जो जो हिमानियां हैं वो भी बहिर्जात बल है। और उसके बाद है इसमें वैसे ये डेविस साहब ने नहीं बोला है, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूँ, डेविस के तो यही हैं तीन, ठीक है। दूसरा इसमें ओशनिक वेव्स, ओशनिक वेव्स, लेकिन ये डेविस साहब ने नहीं बोला, ये ध्यान रखना है। या इसको मत ही लिखिए, कोई मतलब नहीं है, इन तीन का रखिए, ठीक है। तो तीन हैं जो बाहर, देखो आज जहां पर हिमालय है, आज जहां पर पर्वत है, वहां धीरे धीरे नदियां, धीरे धीरे पवन, धीरे धीरे ग्लेशियर इसको तोड़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर अरावली है वहां पर अरावली नहीं होगा, जहां पर अरावली है वहां पर अरावली नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा। तो यही कहते हैं डेविस साहब कि जो बहिर्जात बल हैं वो असमानता को समाप्त करते हैं, और जो अंतर्जात बल हैं, अब अंतर्जात बल कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। अंतर्जात बल, ठीक है, इंडोजेनेटिक फोर्स, इंडोजेनेटिक जो फोर्स होते हैं उनकी हम बात कर लेंगे। उनमें पहला फोर्स है प्लेट कन्वर्जन, प्लेट कन्वर्जन, है ना, प्लेट कन्वर्जन। प्लेट कन्वर्जन का मतलब होता है कि प्लेट्स का आपस में टकराना, ठीक है। और प्लेट डाइवर्जन, है ना, प्लेट डाइवर्जन, प्लेट डाइवर्जन, डाइवर्जन। और प्लेट डाइवर्जन में क्या होता है, एक दूसरे से प्लेट का दूर जाना। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में कहते हैं इसको प्लेट अभिसरण, अभिसरण, प्लेट अभिसरण। इसको कहते हैं प्लेट अपसरण, ठीक है। तो हिंदी में लिख सकते हैं ये है अभिसरण, विसरण, ठीक है हिंदी में, और ये है अपसरण। तो ये है दो ऐसे कारक है। उसके बाद एक का कारक है जो हम बता ही देते हैं, वो है जियोथर्मल कन्वेक्शनल करंट। तीन है आंतरिक बल, प्लेट का टकराना, प्लेट का दूर जाना, और दूसरा है जियोथर्मल करंट, जियोथर्मल करंट, ठीक है, जियोथर्मल कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। तो ये है, इसको हिंदी में कहते हैं जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट, हिंदी में है इसका नाम भूतापीय संवहनी धाराएं, भूतापीय संवहनी धाराएं। तो ये तीन है। तो मैं आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे कि फोर्स, आप समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या है। भूतापीय, क्या इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगा? कौन सा? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। एक्चुअली जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो किसी मिनरल में एक उसका क्वालिटी है, वो एक्सटर्नल फोर्स में आएगा। और रेडियो एक्टिविटी जो है उससे कोई फोर्स क्रिएट नहीं होता है बहुत ज्यादा, है ना। सर क्या रोटेशनल एंड ट्रेडिशनल फ्रिक्शंस आएंगे? टाइडल फ्रिक्शंस, रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शंस नहीं आएंगे? टाइडल का मतलब क्या है? जैसे रोटेशन एंड टाइडल फ्रिक्शंस। नहीं नहीं, देखो देखो वो रोटेशन वो अलग चीज है। हम सिर्फ वो रोटेशन है ना पूरी पृथ्वी का है, और यहाँ सिर्फ बात हो रही है केवल उसकी, यहाँ सिर्फ बात हो रही है केवल प्लेट की।
तो ये था, ठीक है। जो रोटेशनल है, जो रेवोल्यूशनल है ना, जो रोटेशनल रेवोल्यूशनल है, वो सारे के सारे पूरी पृथ्वी को घुमाते हैं। यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की, ठीक है, ये चीज याद रखना। ये है फोर्स। तो अब यहाँ बात आती है कि इसको हम रॉक साइकिल से कैसे जोड़ेंगे। देखो सीधी सी बात है कि सबसे पहले रॉक का फॉर्मेशन होता है मैग्मा के फॉर्म में। सबसे पहले इससे रॉक का फॉर्मेशन, तो डायग्राम बना लेना बस, और ज्यादा कुछ नहीं रॉक साइकिल में। उसी को बस कभी लिखना हो तो लिख देना। फर्स्ट स्टेप है इसमें वॉल्केनिज्म। तो सबसे पहले बेसाल्ट रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बेसाल्ट रॉक का फॉर्मेशन होता है। उस बेसाल्ट रॉक के बाद फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट रॉक, है ना। सेडिमेंट रॉक का फॉर्मेशन होता है, या फिर इसमें सेम चीज है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायंतित चट्टानें। फिर इन्हीं दोनों रॉक के फिर से ये चट्टानें कन्वर्ट हो जाती है मैग्मा में। तो यही है रॉक साइकिल, यानी रॉक का बनना, डेवलप होना और फिर से मैग्मा में कन्वर्ट होना, यही रॉक साइकिल है। और इसमें फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर जहां पर हिमालय है, वहां पर अगर बहुत वोल्केनिक ब्लास्ट हो जाए बहुत ज्यादा, तो हो सकता है पूरा हिमालय मैग्मा में अंदर चला जाए, हो सकता है। तो ये जो हम बात करें रॉक साइकिल की, दैट इज नॉट टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, दैट इज टाइम ऑफ द मिलियन ईयर्स, है ना। मिलियन ईयर्स, करोड़ मिलियन ईयर्स का टाइम है ये, ऐसा नहीं बिलियन एंड बिलियन ईयर। हम बात कर रहे हैं अरावली को बना रहे हैं, अरावली को बिगाड़ रहे हैं, पता नहीं हम कितनी बार आएंगे हम लोग धरती पर, तब भी अरावली होगा। और कब से अरावली हमें नहीं पता, है ना। कितनी बार जन्म लेंगे तब भी अरावली होगा। हम विद इन मिनट में ये बात कर देते हैं कि अरावली कैसे बना, फोल्ड होके बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद रुक गया, फिर धीरे धीरे से उसके ऊपर से विंड्स या वाटर ने फ्लो किया, धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो गया, एक समय ऐसा आया कि पूरा एरिया प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट टाइम नॉट ए शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत बड़ा समय है, ठीक है। तो ये है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रॉक साइकिल क्या है। रॉक का बनना और उसका डेवलप होना, और फिर से वो रॉक का मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए, ये रॉक साइकिल है। आई थिंक आपको फोर्स भी समझ में आ गया कि फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक था इसमें फोर्स के बाद, तो फोर्स दो ही टाइप के हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। आगे हम लोग बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक क्या है, कन्वर्जन क्या है, अलग से टॉपिक है ये। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, हाँ, ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये चीज दिमाग रखना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसको हिंदी में कहते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर भी मैं समझा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, शॉर्ट में लीजिए CDT। हिंदी में है इसका महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। रियल में ज्योग्राफी यहीं से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं, देखो पहले तो यही समझते हैं पहले कि एक टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे दो हैं, एक तो है
कॉन्टिनेंट और दूसरा है ड्रिफ्ट, है ना, ड्रिफ्ट। तो दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। तो कॉन्टिनेंट आप जानते हैं क्या होता है? महाद्वीप क्या है? अच्छा, महाद्वीप और देश में जैसे एक होता है कॉन्टिनेंट एंड कंट्री, दोनों में अगर हमें डिफरेंस बताना हो तो क्या है? Large land mass is called a continent. हाँ, लार्ज लैंड मास, लार्ज नेचुरल लैंड मास, है ना, लार्ज फिजिकल या नेचुरल लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या महाद्वीप लिखे सर? सर हाँ, विस्तृत प्राकृतिक भूभाग, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में बता देंगे हम। विस्तृत प्राकृतिक भूभाग, विस्तृत प्राकृतिक भूभाग जो अन्य प्रदेशों से, जो अन्य प्रदेशों से अलग दिखाई देता हो, अन्य प्रदेशों से अलग दिखाई देता हो, महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, क्या महाद्वीप कहलाता है सर? क्या? तो लिख लीजिए लार्ज लैंडमास एरिया, लार्ज लैंडमास नेचुरल एरिया लिख लीजिए, लार्ज लैंडमास नेचुरल एरिया एग्जिस्ट सेपरेटली या सेपरेट एग्जिस्ट, सेपरेट एग्जिस्ट, स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखता है, सेपरेट एग्जिस्ट is called as a continent, is called as continent। वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली महाद्वीप की, फिर भी हम करते हैं। एक बहुत बड़ा भूभाग जो अलग क्षेत्र, जैसे हम जब बात करते हैं अफ्रीका की, अफ्रीका में दिख रहा है क्लियर कि देखो भाई ये यूरोप है, ये एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो पहला तो ये कि बड़ा भूभाग है। एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है नेचुरल, है ना। नेचुरल का मतलब है इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं वो पॉलिटिकली फैक्टर नहीं है, वो नेचुरल फैक्टर है, लाइक माउंटेन, लाइक ग्रासलैंड, लाइक फॉरेस्ट, लाइक क्लाइमेट। तो ये सारे केस क्या है, नेचुरल फैक्टर है। तो सर कंट्री, क्या हम फिजिकल फैक्टर लिख सकते हैं? फिजिकल फैक्टर। हाँ लिख सकते हैं, है ना। मेजर डिसाइडिंग फैक्टर इज, लिख लीजिए, मेजर डिसाइडिंग फैक्टर्स आर, मेजर डिसाइडिंग फैक्टर्स आर relief, climate, vegetation, एंड एरिया। तो ये सारी चीजें हैं, डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो लिखिए मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? एक तो जलवायु है, उच्चावच है, वनस्पति है और उसका क्षेत्रफल है। तो ये है। अब देखो कॉन्टिनेंट और कंट्री में डिफरेंस क्या है। कंट्री लिख लीजिए, कंट्री decided by legal boundary, country decided by legal boundaries, country decided by legal boundaries, that area always control, that area always control a particular government system,
A particular government system is known as country. Is known as country. ठीक है। ऐसा भूभाग जो कानूनी रूप से निर्धारित हो, हिंदी लिख लीजिए, ऐसा भूभाग जो कानूनी रूप से निर्धारित हो या सीमित हो, जो कानूनी रूप से सीमित हो और किसी सरकार द्वारा, जो ऐसा भूभाग जो किसी कानूनी के द्वारा सीमित हो और किसी सरकार द्वारा संचालित किया जाता हो, देश कहलाता है ना, देश कहलाता है। जैसे हम लोग क्या है, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, ये सारे लोग फिजिकली आपस में एक हैं, है ना। जैसा जानवर पाकिस्तान में वैसा भारत में है, जैसा बांग्लादेश में वैसा भारत में है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिजिकली तो एक हैं, हम लोग ज्योग्राफिकली एक हैं, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ एशिया। हम सभी लोग एशिया के पार्ट हैं, लेकिन क्या है कि कंट्री अलग अलग है। बांग्लादेश अलग लीगल बाउंड्री से कंट्रोल होता है, इंडिया अलग लीगल बाउंड्री से कंट्रोल होता है, पाकिस्तान अलग बाउंड्री से, नेपाल अलग बाउंड्री से, है ना, पर्टिकुलर गवर्नमेंट। तो ये है, तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कॉन्टिनेंट और इसमें समझने में। नो सर। ठीक है सर, सर, आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग, हाँ बताएं। कुछ जगह हम कहते हैं कि स्टेट, दिस स्टेट इज अ सॉवरेन स्टेट, हम उसको स्टेट भी कहते हैं, कंट्री भी कहते हैं, ये क्या वजह है सर? देखिए, अगर हम बात करेंगे कि जो कंट्री जो वर्ड है, कंट्री, कंट्री वर्ड एक्चुअली दैट इज डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कभी आप लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम आपने पढ़ी होगी 6, 7, 8 में, तो वो वर्ड यूज करते हैं कंट्री यार्ड, आंगन, कुछ ऐसा ही वर्ड यूज करते हैं कंट्री यार्ड। तो जो कंट्री जो वर्ड है वो वहीं से निकला है। कंट्री का मतलब होता है ये पर्टिकुलर कंट्रोल एरिया, कंट्री यार्ड। तो कंट्री, कोई कंट्री वर्ड इज नॉट ए पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। जो वर्ड है रियल में दैट इज स्टेट। इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट। कंट्री वर्ड इज नॉट ए पर्टिकुलर ऑफिशियली वर्ड नहीं है। जो कंट्री वर्ड है ऑफिशियली वर्ड नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कभी कंट्री वर्ड जो है ना ऑफिशियली वर्ड नहीं है, उस नॉर्मली हम बोल देते हैं। इंडिया भी एक स्टेट है, पूरा भारत भी क्या एक स्टेट है। पूछते ना हु इज द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट, क्वेश्चन आता है ना, हु इज द हेड ऑफ स्टेट। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, अगर हम गवर्नमेंट के तौर पे किसी कंट्री को लिखेंगे, खासकर इंडिया को, स्टेट वर्ड लिखेंगे, है ना। ऑफिशियली वर्ड इज स्टेट नॉट कंट्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे कुछ हम बात करते हैं, एक नॉर्मली हम लोग जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टेट, दैट इज नॉट ए स्टेट, दैट इज अ पर्टिकुलर प्रोविंस। जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दैट इज नॉट स्टेट, दैट इज ए प्रोविंस। ये प्रोविंस हैं। तो ये है, मतलब क्या है कि हम लोग मीडिया में इतने ज्यादा स्टेट वर्ड बोल दिया गया है और नॉर्मली लिख भी देते हैं, तो बट ऑफिशियली जो वर्ड है वो किसी कंट्री के लिए आता है, स्टेट के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रीजन, एक होता है एरिया। जो रीजन होता है वो हमेशा नेचुरल रीजन के लिए आता है, लाइक लद्दाख, लद्दाख इज ए रीजन, है ना, थार इज ए रीजन। वैसे एरिया, एरिया हम जब भी वर्ड यूज करते हैं तो वो करते हैं किसी पॉलिटिकल एरिया के लिए, है ना। तो एरिया वर्ड जो है वो भी क्षेत्र के लिए है और रीजन भी क्षेत्र के लिए है। लेकिन रीजन जब हम वर्ड यूज करेंगे तो हम ज्योग्राफिकली यूज करते हैं, है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट एरिया नहीं लिखते हैं,
नॉर्थ ईस्ट रीजन। तब ज्योग्राफिकली वर्ड यूज करते हैं तो हम रीजन वर्ड यूज करते हैं, और पॉलिटिकली वर्ड यूज करते हैं तो एरिया यूज करते हैं। ये चीज है, ठीक है। तो ये था, कोई डाउट तो नहीं किसी को इतने में, बताएं? नो सर। ओके, ठीक है। दर्शन, स्वप्न, सचिन, ठीक है। अब हम, एक वर्ड है इसमें ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का है जैसे कुछ, एक होता है मूव, है ना, एक वर्ड होता है मूव करना, है ना, और दूसरा होता है स्पीड करना, है ना, इस तरह से। तो ड्रिफ्ट का वर्ड यूज होता है। ड्रिफ्ट का हिंदी क्या होती है? हाँ, हिंदी होती है इसकी विस्थापन, है ना, विस्थापन। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, इस ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब क्या है, फिर आप समझ जाओगे। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, जब कोई वस्तु किसी निर्धारित दिशा में गति करती है, तब हम उसको ड्रिफ्ट, तो हम उसको मूवमेंट कहते हैं। बात ध्यान समझिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, दैट इज अ मूवमेंट। क्लियर? ये हो गया आपका मूवमेंट। अब इन्होंने ड्रिफ्ट वर्ड यूज क्यों किया? ड्रिफ्ट मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए, ड्रिफ्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, या किसी वस्तु की गति दिशा विहीन होना, मतलब कहीं भी जाता है, कहीं भी जाए, तो ये मूवमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज ए ड्रिफ्ट। हिंदी में क्या है सर? किसी भी वस्तु का दिशा विहीन गति करना, किसी भी वस्तु का दिशा विहीन गति करना ड्रिफ्ट या विस्थापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने, सपोज कीजिए ये गिलास है, ठीक है, कांच का गिलास है ये, और इस कांच का गिलास में कोई चीज पड़ी हुई है, सपोज कीजिए, है ना। अगर आपने कांच के गिलास में कोई कागज का टुकड़ा डाल दिया, यहाँ पे कागज का टुकड़ा डाल दिया कांच के गिलास में, और गिलास रख दिया, गिलास रख दिया, या गिलास को धीरे से आपने हिला दिया कहीं से भी, ठीक है, तो कांच, तो जो कागज का टुकड़ा है जो पानी पे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, क्या कोई इसका डायरेक्शन होगा? नहीं। तो जब कोई चीज पानी पर विदाउट कंट्रोल मूव करती है, किसी भी लिक्विड पर, तो वो ड्रिफ्ट कहलाती है। ये मैं क्यों फोर्स कर रहा हूं आपको बार बार, आप ये समझ पाओगे कि जो आज हिमालय बना हुआ है, हो सकता है कि ऐसी ही भूआकृति कभी पूरब में बन जाए, ऐसी ही भूआकृति कभी भारत के पश्चिम में बन जाए। ठीक है, तो कभी जो भूकंप आते हैं उनको आप समझ पाओगे। जो हम बार बार ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पानी का दे रहे हैं, कभी किसी का दे रहे हैं, तो जो हमारी जो भारत है, या कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, वो इसी तरह, चाहे वो भारत हो या फिर नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, जब उसमें कहीं अर्थक्वेक आता है, उसका रीजन यही होता है, क्योंकि जो हमारे कंट्री है ना, वो प्लेट से बने हुए, और प्लेट जो है वो नीचे मैग्मा पे तैर रही है। अब आप पहुंच पाए होंगे जहां तक, ठीक है, हम कहां पे आपको लाना चाह रहे थे। मतलब क्या है कि ये पृथ्वी है, और ये भूप्रपर्टी है, और ये नीचे मैग्मा है, ठीक है, ये नीचे मैग्मा है। और जो हमारे देश हैं, ठीक है, और जो हमारे देश हैं जो इन प्लेटों पे बने हो, प्लेट्स पे हैं, ये प्लेट्स पे हैं, और ये जो प्लेट हैं इस मैग्मा पर फ्लोट कर रही हैं। मैग्मा भी द्रव अवस्था में, लिक्विड में। तो जिस तरह से कागज का टुकड़ा ग्लास में किसी भी तरफ मूव करेगा विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन, उसी तरह से हमारे कंट्री भी, हमारी प्लेट भी मैग्मा पर विदाउट डायरेक्शन मूव करती है। अभी जो डायरेक्शन है
वो भारत किसी प्लेट का कैसे भी है, अभी जो भारत की प्लेट है, इंडो आर्कटिक प्लेट है, अगर वो तेजी से हिलना शुरू कर दे, किसी वजह से हो सकता है, तो भूकंप आ जाएगा। तो वही चीज है, आज हिमालय बना है, कभी हो सकता है हिमालय की ऊंचाई रुकना, बंद होना, बढ़ना रुक जाए। ठीक है, तो जब हिमालय की ऊंचाई बंद होना रुक जाएगी, बढ़ना रुक जाएगी, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि प्लेट ने उधर बढ़ना बंद कर दिया, उसका डायरेक्शन कुछ और हो गया। बस ये चीज है, भूकंप भी इससे आइडेंटिफाई होता है, सुनामी भी इससे आइडेंटिफाई होती है, वॉल्केनो भी आइडेंटिफाई होता है, सारी चीज आइडेंटिफाई होती है। अब हम बताते हैं कि ड्रिफ्ट का कमाल इतना क्या था। अब सीधे हम आते हैं, तो आई थिंक 3 बातें समझ गए होंगे आप, कॉन्टिनेंट क्या है, कंट्री क्या, ड्रिफ्ट क्या है। अब आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी ये समझने में कि भूकंप क्यों आता है। अब भूकंप कहीं क्यों आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, उसका रीजन क्या है, ये है। तो देखते हैं, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में अगर आप महाद्वीप विस्थापन समझ गए तो आप लगभग ये समझिए कि 60% ज्योग्राफी समझ जाएंगे, 60%। अब प्लेट टेक्टोनिक समझ गए तो 90% समझ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए प्लेट टेक्टोनिक और क्वांटिटेटिव ड्रिफ्ट थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप समझ में आ गई, टफ नहीं है, टफ तो आपको लगता ही नहीं होगा कुछ भी यहाँ पे, लेकिन समझने के बाद फिर आपको 90% चीजें क्लियर हो जाएंगी ज्योग्राफी में। अब सीधे हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी आवाज खुली है, वो बंद कर लीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए अब सिर्फ हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो थ्योरी आई है 1912 में, 1912 एडी में, और उसके बाद 2 समय में आया है। उसके बाद ये थ्योरी आई है 1925 में, ये 24 में, 2 समय ये थ्योरी दी गई थी। और थ्योरी देने का काम किया था डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, हाँ, वेगनर ने, डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर, थ्योरी के देने का काम किया था डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर ने। मैं आपको टॉपिक देने से पहले एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूं कि आपको टॉपिक को समझते रहना है, सुनना है, समझना है, नोट करना है। लास्ट में हमें ये बताना है ये थ्योरी किसके लिए आई थी। ध्यान से समझिए इस टॉपिक को पूरे, आज समझिए कल भी होगा ये टॉपिक, आज तो मुश्किल है, तो फिर पूरे टॉपिक को समझना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि ये थ्योरी का आने का उद्देश्य क्या था, क्यों आई थी। हालांकि क्यों आई थी हम कई बार बताएंगे भी इस टॉपिक में डिस्कस करते समय, और बस डिपेंड ये करता है आप लोग उसको पकड़ पाओगे या नहीं। ठीक है, देखते हैं आप लोग पकड़ते हो कि नहीं। आपका टास्क यही है कि ये थ्योरी बताना है कि किसके लिए आई थी, और वो हम वर्ड कई बार यूज भी करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होगा इसमें, क्योंकि ये थ्योरी एक्चुअली आई थी किसी और के लिए, करना कुछ और था, करके कुछ और चली गई, इसलिए थोड़ा सा इसमें डाउट होता है लोगों को। और इसमें 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि उसका रिलेशन क्या है, 2003 का क्वेश्चन था वो। और ये जो लाइन जो क्वेश्चन उन्होंने दिया था वो आईसीएसई बोर्ड की 9th क्लास की बुक है, उसमें दिया हुआ, आईसीएसई बोर्ड की पूरा सेंटेंस दिया होता, वो सीधे उन लोगों ने कॉपी किया था वहां से जो क्वेश्चन आया था। तो वो हम बताएंगे आपको, बट सिर्फ समझना है। देखिए जो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, और ठीक है, मैं आपको एटलस निकालने की
देखिए, जो अल्फ्रेड वेगनर हैं, डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जर्मन की जलवायु वैज्ञानिक हैं। ठीक, अब 1912 में वो पूरे विश्व की क्लाइमेट को स्टडी कर रहे थे, मतलब क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या रीजन है। तो पूरे वर्ल्ड की वो क्लाइमेट को स्टडी कर रहे थे 1912 में। ठीक है, और ये जर्मन के हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, 1912 से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ मतलब सारा कुछ ठीक चल रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी क्या हो रहा है। 1912 में डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट स्टडी कर रहे थे। 1912 में इस आदमी ने बोल दिया कि महाद्वीप चल रहे हैं, कॉन्टिनेंट इज इन मूविंग फॉर्म। तो लोगों ने कहा यार पागल हो गया आदमी, ऐसा थोड़ी होता है, कॉन्टिनेंट कैसे चलेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं सच बता रहा हूं मैं, कॉन्टिनेंट चल रहे हैं। अब 1912 से पहले लोग भूकंप का आना, सुनामी का आना, वॉल्केनो का होना, ये सारा कुछ गॉड गिफ्टेड मानते थे। बोलते थे यार ये मतलब भगवान ने किया है। पहले हम लोग बोलते थे कि जो पृथ्वी है वो किसी सींग पे रखी हुई है, गाय के या सर्प के जैसे भी हो, वो हिला देता है तो भूकंप आता है। तो पहले जो भी डिजास्टर्स होते थे 1912 से पहले, उसको हम लोग गॉड एक्ट मानते थे, है ना। अच्छे अपने कामों का अच्छा बुरा या फल जो भी है वो मानते थे। वो बोलते थे भूकंप इसलिए आया कि हम लोगों ने बुरा कुछ किया है ना, भगवान नाराज हो गया। लेकिन आफ्टर 1912 इस आदमी ने बोल दिया कि नहीं, ये भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि कॉन्टिनेंट चल रहे हैं। तो बात लोगों ने कहा यार ये कैसे हो सकता है ना, तो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो 1912 में इनकी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, उसको ना सुने जाने का रीजन ये था कि 1917 में एक बड़ा इवेंट हो रहा था इंडिया में। बता सकते हैं क्या हो रहा था इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड वार। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बोले यार तुम अभी रुको, तुम्हारी बात बाद ही सुनते हैं, पहले इससे निपट लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन 1924 में फिर से इस आदमी ने बोला कि भाई अब तो हो गया है वर्ल्ड वॉर खत्म, अब हमारी बात सुनो। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, अच्छा बताओ कैसे, तुम कैसे प्रूव करोगे। तो जो अल्फ्रेड वेगनर हैं उनको क्यों लगा कि महाद्वीप चल रहे हैं, अब बताते हैं। उनको इसलिए लगा कि जब वो पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट को डिसाइड देख रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि ये जो एरिया है अलास्का, आप देख रहे हो ये अलास्का जो रीजन है ये वाला, तो उन्होंने देखा कि अलास्का पे बहुत ज्यादा कोयला है, यानी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल है। यानी डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर को अलास्का में कोयला मिला, अलास्का में पेट्रोल मिला, अलास्का में गैस और डीजल मिला। तो उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, अलास्का में -40 टेम्परेचर है, तो ये कैसे हो सकता है। क्योंकि आप खुद बताइए, देखो -40 टेम्परेचर में कोई वेजिटेशन कैसे हो सकता है, और जब तक वेजिटेशन नहीं होगा तब तक फॉसिल फ्यूल कैसे होगा, है ना। तब तक जीवाश्म ईंधन कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तब तक जीवाश्म ईंधन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई अलास्का में अगर कोयला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो ही है। इस बात के मतलब दो ही थे उनकी नजर में। एक तो नजर में उनकी मतलब ये था कि अलास्का का जो टेम्परेचर है वो किसी टाइम 42 या 41 रहा होगा। पहली बात, पहला डिसाइड उन्होंने किया कि हो सकता हो अलास्का में कभी इतना टेम्परेचर रहा हो कि वहां पर फॉरेस्ट हो। पहला तो ये। दूसरा इन्होंने कहा कि हो सकता है
कि ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये जो अलास्का है वो यहाँ पर ना हो, वो कहीं यहाँ की वजह से वो यहाँ पर ना हो और कहाँ पर हो, इस जगह पे। यानी आज जो यहाँ पर अलास्का है, आज ये अलास्का इस रीजन में है, तो कल हो सकता है कभी पहले अलास्का यहाँ पर ना हो और ये अलास्का कभी यहाँ पर हो, इस रीजन में। इस रीजन में हो सकता है अलास्का यहाँ से वहां शिफ्ट हुआ है ना। दो ही बातें हो सकती थी, एक तो ये कि इक्वेटर में होगा, दूसरा ये वहां पर क्लाइमेट होगा। तो पहली बात इन्होंने खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यार कभी भी इतना टेम्परेचर इस रीजन में नहीं हो सकता, कभी भी 45 टेम्परेचर यहाँ पर नहीं हो सकता, कभी भी यहाँ 40 टेम्परेचर नहीं हो सकता, है ना। उसका रीजन है कि जो क्लाइमा है, आपको पता है, आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो पृथ्वी, चलो मैप में बता देते हैं यहाँ पे क्या करना है, जब मैप हमारे सामने है तो देखिए, पृथ्वी में आपको उन्होंने सिंपल्स बताया था कि पृथ्वी में जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। आपको पता है कि 23 है ना, 23 इधर और 23 इधर, इसी रीजन में ही सूर्य किरणें पड़ती है सीधी, इसी रीजन में पड़ती है ना, इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये यहां तक हो जाए, है ना। सूर्य कभी यहाँ पर 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर 90 डिग्री नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पे क्लाइमा में वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, क्लाइमा जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ वो है ये क्लाइमा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, क्लाइमा जो है वो ग्रीक वर्ड है। क्लाइमा का मतलब होता है एंगल ऑफ सन रेज, जो सन रेज का जो एंगल है ना, जो सन रेज हैं उनका जो एंगल है सन रेज का, वो तो ये है जो एंगल ऑफ सन रेज है वो क्लाइमा कहलाता है। अच्छा, क्लाइमा से क्लाइमेट बना है ना, इंग्लिश में क्लाइमा से क्लाइमेट बना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है कि इस रीजन में, तो उन्होंने ये पहला फैक्ट जान लिया कि ये 100% पॉसिबल नहीं है कि कभी वहां पे 35 या 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, क्योंकि क्लाइमा जो है वो इसी रीजन में रहता है, इसी एरिया में, है ना, इसी रीजन में। वो कभी इसी रीजन में होता है, कभी यहां पर नहीं पहुंचेगा। तब उनकी समझ में आया कि इसका मतलब है कि जो अलास्का है वो कभी यहां पर था, कहां पर, इस रीजन में, कभी अलास्का जो है यहां पर था। तब इन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है। अब इन्होंने थ्योरी क्या दी है उसको समझना। कभी आपसे क्वेश्चन बन जाए कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत आने का कारण क्या था, तो कारण यही था कि अलास्का पर कोयले का पाया जाना, अलास्का पर फॉसिल फ्यूल का पाया जाना, तभी उनको डाउट हुआ। फिर उन्होंने इंडिया का भी स्टडी किया। इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में जम्मू कश्मीर में एक जगह है पैम्पोर, है ना, पैम्पोर में गैस है, नेचुरल गैस। अब तो वहां कोयला भी निकलता है, अब तो खैर मतलब आर्कटिक में भी कोयला निकल रहा है, लद्दाख में भी कोयला निकलता है। हाँ लद्दाख में भी निकलता है, अब तो बहुत जगह है। अब ये जो जितना कुछ हुआ है, लद्दाख में कोयले का निकलना, पैम्पोर में नेचुरल गैस का निकलना, आर्कटिक में कोयले का निकलना, ये इसी थ्योरी से पॉसिबल हो पाया है ना, इसी थ्योरी से पॉसिबल हो पाया। वरना ये थ्योरी नहीं आती तो कभी सोच ही नहीं सकता था कोई वहां तक होगा। मतलब कोई सोच सकता था कि जहां माइनस में टेम्परेचर है वहां यार जाके कोई कोयला खोजेगा, बोले पागल हो गया, वहां तो वेजिटेशन नहीं है तो कोयला कैसे होगा। तो जो आज एरिया पोलर रीजन में है वो कभी इक्वेटर रीजन में थे। ये किसने बताया? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने। अब उन्होंने थ्योरी दी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। थ्योरी इन्होंने क्या दी है उसको समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो सीधी सीधी बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल, है ना, ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट ये बनाएंगे
कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। तो सिर्फ सिंपल भाषा में लिखोगे कि डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर टोल्ड अस continent is in moving form. So about the continent moving, continent drift theory of relate this process. यानी महाद्वीप विस्थापन से संबंधित या महाद्वीप गतिमान है, ये प्रूफ करने से संबंधित ये महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत आया है, ठीक है। अब सीधा सीधा बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है थ्योरी है क्या, है ना, तो थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी क्या उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उस पूरे टॉपिक का। तो थ्योरी में वो कहते हैं, पहली बात बोलते हैं देयर इज ए पेंजिया, है ना, यहाँ एक पेंजिया है पहले, उसके बाद कुछ वर्ड्स वो बोलते हैं, दूसरा है अंगारा लैंड, ये वर्ड लिख लीजिए सारे, ये काम आएंगे आपके, अंगारा लैंड। तीसरा है इसमें है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। एंड थर्ड है इसमें गोंडवाना लैंड के अलावा तैथिस सागर, तैथिस सी और उसके बाद पेंथसाला, हाँ, पेंथसाला, पैंथलासा, पैंथलासा, है ना, पैंथलासा, पैंथलासा, ठीक है, यही थे एजेंट साहित्य जहां तक है ना, पेंजिया, अंगारा, गोंडवाना, ये सब, ठीक है। तो एक बार थोड़ी सी बस सिंपल भावना आपको हम समझा दे रहे हैं। और दूसरा सेगमेंट क्या इसमें है, ये तो उन्होंने दूसरा इन्होंने कहा कि इसको इसने प्रूफ कैसे किया, व्हाट वाज द एविडेंस, एविडेंस क्या थे, है ना, एविडेंस कौन कौन से थे, दूसरी चीज एविडेंस कौन कौन से उन्होंने दिए हैं, तीसरी बात इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और चौथा पॉइंट है इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या है इसकी, ये आलोचनाएं क्या है, ये तो हम लोग कल इसको टॉपिक को शुरू करेंगे। एक बार फाइनली चार्ट हमने बना दिया है, हम टॉपिक में करने क्या वाले हैं। तो पहला तुम समझेंगे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, ठीक है, तो महाद्वीपों की गति से संबंधित ये थ्योरी है। अब थ्योरी में इन चीजों को समझेंगे, फिर कौन कौन से उन्होंने प्रूफ दिया है उसको समझेंगे, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझेंगे, फिर इसकी सीमाएं क्या है ये समझेंगे, ठीक है। तो कल मुझे एक क्लास में ये पूरा हो पाएगा, अच्छे से कवर हो गया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, जितना अभी तक कराया सर उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। अब बताइए जितना अभी तक हुआ है उसमें से कोई डाउट हो तो बताएं। यस बताएं, अर्चना जी, प्रिया, सचिन, स्वप्निल, गुड्डू। नो सर, नो सर। सर एक बार एविडेंस और इम्पोर्टेंस को बोल दीजिए सर। अभी करवाया ही नहीं मैंने, अभी ये पूरा टॉपिक हम करवाएंगे कल, ये टॉपिक होने हैं इसमें, मतलब ये केवल हमने फॉर्मेट बनाया है, इस टॉपिक में हमें ऐसे करना है, ये पूरा टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से ये सारे करवाने हैं, अभी कुछ भी नहीं करवाया। सर डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर में कहा क्या था? डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा था कि जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी विभिन्न दिशाओं में चल रहे हैं, उसी से संबंधित उन्होंने थ्योरी दी थी। तो थ्योरी इनकी ये है, इस थ्योरी को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, पेंजिया क्या है, अंगारा क्या है, गोंडवाना क्या है, और ये तैथिस सागर क्या है, पैंथलासा क्या है, उस थ्योरी को बताएंगे, अभी बताया ही नहीं हमने। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में जीएस में।